तुम्हारा बनकर तैयार हो गया। कितने दिया मैं? ये तो मोदी जी ने उठाया था, मोदी जी ने उठाया था कि 2 करोड़ नौकरी दूंगा, सस्ता तेल दूंगा। तुमने नहीं मांगा था, तुमने मांगा था, मंदिर वो मिल गया। अब काय को रो रहे हो? भुगतो। अभी तो तुम्हारे हाथ में पावर है, जनता है। जनता आपको इतना हक दिया संविधान ने, क्या किसी भी पार्टी के नेता से कह सकते हो कि भाई मैं तुम्हें वोट नहीं दूंगा, और कोई नेता ये नहीं कह सकता कि भाई मैं तुम्हारा वोट नहीं चाहिए। तो अपनी पावर का इस्तेमाल करो। अब रोने से क्या फायदा? ना 2 करोड़ नौकरी मिली, ना सस्ता तेल मिला, ना तुम्हारे पेट्रोल सस्ता मिला, ना फ्री का जुमले की। जनता का अधिकार तो ठीक है, वोट का अधिकार ठीक है, लेकिन अभी मुद्दा वही गरमाया हुआ है, वोट चोर गद्दी चोर, जो वोट का घपला हो रहा है। तो जनता कहाँ पे वोट दबाई? देखो, मैं एक बात को मानता हूँ कि वोट चोरी हुई, और इस बात का भी मैं विरोध करता हूँ कि भरी संसद में हमारे देश के प्रधानमंत्री को, ये मेरे ख्याल से 75 साल के इतिहास में पहली बार है कि किसी प्रधानमंत्री को भरी संसद में और ऐसा कहा गया कि वोट चोर कर दी। ये शर्म की बात है हिंदुस्तान के संविधान के लिए। पर मेरी समझ में ये नहीं आता, मोदी जी ने एक भी ट्वीट नहीं किया इसके ऊपर, मोदी जी ने कोई कॉन्फ्रेंस नहीं की वोट चोर के मामले में, जबकि राहुल ने, मैं भाई साहब एक बात और बता दूं, मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं, सपोर्टर नहीं हूँ, मैं गलत बात का विरोध करने वाला हूँ, एक हिंदुस्तान का एक आम नागरिक। अगर राहुल मोदी जी एक कॉन्फ्रेंस करते जैसे राहुल ने की थी, तो भाई सबूत तो बहुत है। 65 लाख वोट काट दिए जाते हैं बिहार में, मर गए, पलायन कर गए या भाग गए। अरे भाई, सरकार तुम्हारी 15 साल से तुम कहते हो हम रोजगार दे रहे हैं बिहार में, तो कहाँ है वो फिर इतने आदमी भागे क्यों? और जब वो आदमी सन ये इलेक्शन में 24 का जो इलेक्शन हुआ है लोकसभा का, तब वो जिंदा थे, 25 में वो मर गए 63 लाख आदमी, तो ये कहा का हिसाब है? वोट चोरी हो रही है। और आपने सबूत देखा हुआ कि ये चंडीगढ़ में कौन था वो, उसने वोट चोरी किया, सबूत देखा। अगर राहुल वो मांग रहा है, क्योंकि पुजारी मांग रहा है, तो क्या बुराई है? दे दो, कोई बुराई है क्या उसमें? भाइयों कहते हैं कि महिलाओं की हम प्राइवेसी वो नहीं करना चाहते। अरे माँ, तुमने क्या कपड़ा बदलने के लिए बना रखा है, नहाने के लिए बाथरूम बना रखा क्या? बैठे तुम मुसलमान महिलाओं के बुर्का उठा के चेक करोगे, वो प्राइवेसी भंग नहीं होती। राष्ट्रपति के चुनाव हुए, सबने देखा, वोट गिरते हुए सबने देखा कौन आ रहा है, कौन जा रहा है वोट गिरने। अगर एक बंदा, अगर तुम उसे झूठा साबित करना चाहते हो तो सबूत दो कि भाई हमारे पास सबूत, वोट चोरी नहीं हुए, इसका मतलब है। और मेरा जो कहने का मतलब ये है कि अगर प्रधानमंत्री जी नहीं लोकप्रिय है हिंदुस्तान के अंदर और वर्ल्ड में, लोकसभा को भंग कर दो। बहुत पैसा है इंडिया गवर्नमेंट में फालतू कामों के लिए, जनता की जरूरतों के लिए पैसा नहीं है, इन चीजों के लिए बहुत पैसा है। एक बार लोकसभा भंग कर दो, दोबारा से चुनाव में घेर दो। मीडिया उनके साथ है, इलेक्शन कमीशन उनके साथ है, विपक्ष का कहीं सुनवाई हो नहीं रहा है, आगे करे तो करे क्या? ये मीडिया जिसकी सरकार होगी वो तो उसकी चमचागिरी करनी है। मैं इसमें दोष नहीं दूंगा कि ये मोदी की चमचागिरी कर रहे हैं। कल को राहुल की सरकार आ जाए या तेजस्वी बैठ जाए प्रधानमंत्री की पोस्ट पे, तो ये मीडिया उनके गुणगान करेंगे और मोदी की बुराई करने लगे, क्योंकि इनका धंधा इनकी। अरे भाई साहब, एक नेशनल चैनल पे 10-12 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं, जो सिर्फ गंद फैला रहे हैं। पब्लिक की नजर में तो फिर मीडिया की कोई वैल्यू नहीं रही। पब्लिक की नजर में मीडिया बिल्कुल बकवास। आज हम भी कहीं जाते हैं तो लोग पूछते हैं भाई किसके तरफ से आया है। आज जो मीडिया को ठप्पा लग गया है भाई। एक बात मैं बताऊं, मीडिया जो है ना हमारे हिंदुस्तान का चौथा स्तंभ है, जो नेशनल चैनल वालों ने बिल्कुल खत्म कर दिया। मतलब अब मीडिया की वैल्यू नहीं रही है। पर मैं तुम जैसे पत्रकारों का शुक्रगुजार हूँ, तो यहाँ की हकीकत को आप पूरी सही दिखाते हो, किसी ने क्या कहा और क्या सुना, तो वो आपके लिए है ना, जो आपकी जैसे मीडिया है वही आज के देश को संभाले हुए। अगर जिस दिन आप लोग भी बिके मोदी जी यहाँ के
बहुत आते हैं यहाँ कहने को हम मीडिया है, पर अगर उनने मोदी की किसी ने बुराई कर दी ना, वो आपकी तरफ माइक नहीं करेंगे। मैं कहता हूँ ऐसे मीडिया वालों से इंतजार करो, जो ऐसा कर रहे हैं ना, इंतजार करो। खबर हमेशा नहीं होती किसी की, इंतजार करो। जब तुम्हारा झंडा घुसेगा ना, तब तुम्हें याद आएगा हमने क्या। आज देश के अंदर बहुत समस्या है। मोदी जी की माँ को गाली दी, मुझे बुरा लगा। भाई माँ तो माँ है, वो उसका चाहे प्रचार करे या कुछ भी करे, उनकी सोच, मेरे लिए वो माँ है। अब उसका आप प्रचार कर रहे हो, कल को कोई किसी को गाली दे, अरे तुम नेता हो, तुम तो सड़क चाप हो गए हो। और सबसे ज्यादा है कि गंदा बोलने वाले, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी और सबसे ज्यादा बलात्कारी, आप इतिहास उठा के देख लो, रिकॉर्ड खंगाल लो, आरटीआई दाखिल कर लो। बीजेपी में सबसे ज्यादा है। तभी वजह है कि आज तक वो है ना, बलात्कारियों पे फांसी का बिल क्यों पास नहीं हो रहा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 40 आदमी बीजेपी में नेता और सांसद हैं जिनके ऊपर गंभीर आरोप है, रेप के और हत्या के आरोप है। अरे हमने नेता चुने थे तो गुंडे चुन रखे हैं, गुंडागिरी चल रही है तरह। हमको देशभक्ति दिखाई जाती है। अब मैं कल की बात कर रहा हूँ, कल मैं जो रहा पाकिस्तान, मुझे अब तक कोई लेना देना, ठीक है। मेरी नजर में मैं मोदी जी से पूछना चाहूंगा, अगर हम एक एशिया कप का बहिष्कार कर देते, भाई हमें नहीं खेलना, या कह रहे थे हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे, आप एशिया कप में खिलाओ या मत खिलाओ, नहीं किया इन्होंने। हमें देशभक्ति सिखाई जाती है। तो मेरी रगों में लहू नहीं सिंदूर बह रहा है, खून और पानी एक साथ नहीं बहते, तो आप कर क्या रहे हो। सारी देशभक्ति, सारे जिम्मेदारी क्या जनता की है, तुम्हारी को जिम्मेदारी बनती है कि नहीं, पर इनकी जवाबदारी इतनी है, आओ लंबा लंबा फेंको और चले जाओ और पब्लिक को गुमराह कर जाओ। अच्छा चलिए, अभी मान लीजिए इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, सबसे पहले बांग्लादेश में हुआ था। बांग्लादेश को शेख हसीना को देश छोड़ के भागना पड़ा। उसके बाद श्रीलंका में हुआ, इसके बाद अभी नेपाल में हो गया। इसका क्या असर पड़ने वाला है क्या इंडिया पे भी? देखो भाई, पहली बात ये जो भी कुछ हुआ, चाहे वो बांग्लादेश में हो, चाहे हिंदुस्तान में हो या नेपाल में, हमारे ये पड़ोसी हैं और पड़ोसी का फर्क जरूर पड़ता है। पड़ोस में तुम्हारे में कुछ होता है तो फर्क जरूर पड़ता है। नेपाल और हिंदुस्तान का बॉर्डर खुला हुआ है, आगे जाते लोग, बांग्लादेश में खुला हुआ है और बांग्लादेश का भी खुला हुआ है। अभी संजय जी आम आदमी की पार्टी के नेता, उन्होंने एक बयान दिया था कि हिंदुस्तान में यही होने वाला है। तो मैं पहली बात तो इस चीज का विरोध करूँगा। संजय राउत भी बोले थे। हाँ, मैं पहले इस बात का विरोध कि भाई ऐसा बयान उन्हें नहीं देना चाहिए, भड़काऊ बयान नहीं देना, नहीं देना चाहिए। चाहे वो राहुल हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी का नेता हो, चाहे कांग्रेस बीजेपी का। हम एक लोकतांत्रिक देश है। हाँ, हम लोकतांत्रिक देश है, शांति के लिए देश है। पर मेरे इसके साथ अपनी हिंदुस्तान की गवर्नमेंट बीजेपी ने एक बड़ी निवेदन है कि भाई हमारे देश के जो युवा हैं जो नौकरी के लिए ढूंढ रहे हैं, पढ़े लिखे को नौकरी नहीं मिल रही है, कुछ उनके बारे में सोचो। और हमारे देश में नेता ऐसे भी है कि ध्यान देके आग लगाने में बड़े मारे। यहाँ ऐसा हो गया, मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ हिंदुस्तान में ऐसा ना हो। अगर जिस दिन यहाँ हो गया तो हम है ना वर्षों पीछे चले जाएंगे, क्योंकि हम तो बहुत आगे बढ़ गई है, हम अभी बहुत पीछे है। चाइना हमसे बाद में आजाद हुआ, आज हमसे 50 साल आगे हो। अगर यही हाल रहा और इसी तरह के नेता रहे जो धर्म के नाम पे राजनीति करते रहेंगे, कभी इसको भरगलाते रहेंगे और नौकरी के झांसे देते रहेंगे, तो भाई ये अब नहीं करेगा। युवाओं का भी हक है, कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर। युवा बेरोजगार है, खाली रहेगा, मोबाइल सबके पास है, इन चीजों को देखेगा, भड़केगा। और इसमें नेता भी ऐसे जो भड़काऊ ध्यान दे जाते हैं। तो ये अच्छा एक चीज और बताइए, अभी जो ट्रम्प ने टैरिफ लागू किया है, तो टैरिफ लागू होने के बाद से बताया गया कि हमारे को रोजगार घटेंगे,
कम से कम 20 लाख से ज्यादा रोजगार घट जाएगा। दूसरा, अभी हमारे टैरिफ में बदलाव किया गया है, क्या उसको ट्रम्प के टैरिफ की वजह से हमारा जीएसटी में बदलाव किया गया है क्या? दबाव में आ गई है। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी चाइना भी गए थे। जीएसटी में बदलाव अब कहने लगी है ना, बढ़ने लगी, खैरात बढ़ने लगी। आज हालत खराब है बीजेपी के। बिहार में देख लो आप, बीजेपी का सपोर्टर कम नजर आ रहे हैं। सरकार किसी की बराबर है, मुझे उस पर कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मैं बिहार में वोट नहीं देता। मैं दिल्ली का हूँ, दिल्ली में वोट देता हूँ। मैं दिल्ली के बारे में ज्यादा जानता हूँ। बिहार की जनता देख रही है कि वोट किसे देना है, और जिस हिसाब से माहौल बन रहा है, तो मुझे लगता है कि बीजेपी का और पलटू चाचा का आना बहुत मुश्किल है। अगर ईमानदारी से चुनाव आयोग ईमानदारी से वोट करवाएगा, ईमानदारी बरती गई, तो बीजेपी नहीं आ रही। और अगर बेईमानी होगी तो बीजेपी को रोकने वाला नहीं। देखिए टैरिफ के मुद्दे क्या थे भाई? टैरिफ लगा जा रहा यूं कि हम रशिया से सस्ता तेल खरीदने लगे ना, सस्ता तेल। अच्छी बात है, देश हित में अगर ये फैसला लिया हुआ तो मुझे बहुत अच्छा लगता। सस्ता तेल तुम खरीद रहे हो, आम जनता को कोई फायदा हुआ? आम जनता को 2, 4, 5, 10 रुपए सस्ता मिला तेल, किसने कमाया? सस्ता तेल लेके कमाया कौन ने? सरकार ने। और बड़े बड़े उद्योगपति जिनकी अपनी रिफाइनरी लगी हुई है, मैं नाम भी बता दूं, अंबानी जी। अंबानी सबसे बड़ी रिफाइनरी उनकी, एशिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी। फायदा हुआ उन्हें। अगर वो सस्ता तेल लेने का देश की जनता को भी कुछ फायदा होता तो बहुत बड़ी जाता। रह गई जीएसटी हटाना। जीएसटी के लिए तो राहुल गांधी बहुत टाइम से कह रहे हैं गब्बर सिंह टैक्स 2 स्लैब में कर दो, हटाना पड़ा है क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं। आगे इलेक्शन आएंगे और ये ऐसे ही होता रहेगा। मैं तो कहता हूँ जनता का हक है तो जनता ठीक कर रखे सरकार को, अपने हक में फैसला ले। और भैया आज देश का युवा पता नहीं किस दुनिया में जी रहा है, उसे सिर्फ धर्म की चटनी चटाई गई है और वो धर्म में लगा हुआ है। उसने अपने भविष्य का, देश की भविष्य का कोई चिंता नहीं।